साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। हाजिर हूं आपके सामने आल्हा उदल की वीर गाथा सीरीज का भाग 55 लेकर। साथियों, भाग 54 में आपने जाना कि जब बेला सती होने के लिए चिता में बैठ गई तब वहां पर पृथ्वीराज चौहान अपनी भारी लश्कर लेकर पहुंच गए। इधर बेला अपने पति ब्रह्मानंद के साथ चिता में समाती चली गई, जिसे अग्नि उदल ने दिया था। इसी बात को लेकर महोबा और पिथौरागढ़ के सैनिकों के बीच घमासान शुरू हो गया। भयंकर लड़ाई हुई। इसमें भूरा ठाकुर और वीर भुगंता वीरगति को प्राप्त हुए। भुगंता, जो कि मामा गंगा ठाकुर के हाथों मारा गया, भुगंता को मरते ही मामा गंगा ठाकुर के सामने धांधु आ गया और अब धांधु और कुड़हर के राजा मामा गंगा ठाकुर के बीच मोर्चा लग गया। साथियों, यहाँ तक की कहानी आपने आल्हा उदल की वीर गाथा के इस सीरीज में भाग 54 में जाना। अब कहानी में आगे बढ़े इससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब आते हैं कहानी पर। अब कुड़हर के राजा मामा गंगा ठाकुर और धांधु के बीच मोर्चा लग गया। अद्भुत युद्ध हो रहा था दोनों सरदारों के बीच। दोनों तलवारों से एक दूसरे पर वार करते और फिर दोनों अपने ढाल से एक दूसरे के वार को बचाते। कोई किसी से कम नहीं था। दोनों का युद्ध बराबरी पर चल रहा था। आज समर में योद्धा ऐसे युद्ध कौशल का परिचय दे रहे थे जैसे अब दोबारा युद्ध करने का मौका ही नहीं मिलेगा। मामा गंगा ठाकुर और धांधु दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। कोई पीछे नहीं हट रहा था। मामा गंगा ठाकुर ने धांधु पर अपने भाले से वार किया। भाला सनसनाता हुआ आगे बढ़ा तो उसे धांधु ने समय रहते दिशा विहीन कर दिया और भाला जाकर जमीन में समाता चला गया। फिर धांधु ने भाला फेंका। अब धांधु के वार को मामा गंगा ठाकुर ने बचा लिया, परंतु गंगा ठाकुर खुद को संभाल पाते तभी धांधु ने गुर्ज चलाकर मामा गंगा ठाकुर पर वार कर दिया और गंगा ठाकुर इस वार को बचा नहीं पाए। गुर्ज सीधा गंगा ठाकुर के सर पर जाकर लगा और मामा गंगा ठाकुर भरभरा कर जमीन पर गिर पड़े और जमीन पर गिरते ही उनका शरीर थोड़ा छटपटाने के बाद शांत हो गया। इस युद्ध में कुड़हर के राजा मामा गंगा ठाकुर वीरगति को प्राप्त हुए। अब जैसे ही मामा गंगा ठाकुर नीचे गिरे तभी वहां पर कन्नौजी राजकुमार लाखन आ गया। अब लाखन और धांधु का मोर्चा लग गया। अब मोर्चा बराबरी का था। दोनों राजा के पुत्र थे और दोनों किसी से कमतर नहीं लग रहे थे। तलवार लेकर दोनों वीर आपस में भिड़ गए। कोई किसी से कम नहीं था। दोनों तलवार का वार करते और फिर एक दूसरे का वार अपने ढाल पर लेकर वार बचाते। भंवरानंद हाथी पर सवार धांधु और भूरी हथनी पर सवार लाखन दोनों युद्ध का अद्भुत नजारा पेश कर रहे थे। दोनों हाथियों का हौदा एक दूसरे से परस्पर सट गया और दोनों वीर रणभूमि में ललकार कर एक दूसरे पर वार करते जा रहे थे। भयंकर लड़ाई हो रही थी। छुरी, कटारी, भाला, बर्छी का जबरदस्त प्रहार हो रहा था। तीरों की भी लड़ाई चली पर नतीजा कुछ नहीं निकला। धांधु अपने जीवन की चरम की लड़ाई कर रहा था। राजकुमार लाखन मामा गंगा ठाकुर के मृत्यु से अत्यधिक क्रोध में थे। दोनों वीर बिना पल गवाए एक दूसरे पर वार कर देते और फिर उसी फुर्ती से एक दूसरे का वार बचाते, परंतु राजकुमार लाखन अब धांधु पर भारी पड़ने लगे। राजकुमार लाखन ने अपना भाला लेकर धांधु के ऊपर चला दिया और धांधु इस वार से खुद को बचा नहीं पाया। भाला सनसनाता हुआ धांधु के बख्तरबंद को चीरता हुआ आर पार हो गया और धांधु वही समर में हाथी के हौदे से नीचे आ गिरा। यहाँ धांधु वीरगति को प्राप्त हुआ। इस युद्ध को दूर से देख रहे पिथौरा राय पृथ्वीराज चौहान ने अपने हाथी को आगे बढ़ा दिया। पृथ्वीराज चौहान को आते देख राजकुमार लाखन भी सतर्क हो गया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान अपने आप में एक महान और सूरवीर योद्धा थे। वह सिर्फ नाम के राजा नहीं थे, बल्कि उनके जीवन के हिस्से में कई बड़ी बड़ी लड़ाइयों का समावेश था। आदि भयंकर हाथी पर सवार पृथ्वीराज चौहान जब आगे बढ़ रहे थे तो उनके सामने आते ही महोबा के सैनिक भागने को मजबूर हो जाते। जिधर आदि भयंकर हाथी चल देता वहां का रास्ता अपने आप साफ हो जाता था। पृथ्वीराज समर के धनी थे। आदि भयंकर हाथी पर सवार पृथ्वीराज साक्षात इंद्र के सामान लग रहे थे। रणभूमि में उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। इधर राजकुमार लाखन का महावत सुफना ने जब पृथ्वीराज चौहान को आदि भयंकर हाथी पर सवार होकर आते देखा
तो उसने लाखन से कहा कि हे कन्नौजी राजकुमार लाखन, आप इस समय युद्ध में अलग थलग पड़ गए हैं। आपके आसपास कोई महोबा का सूरवीर या आपका हितैषी मौजूद नहीं है। ऐसे में आपके सामने सम्राट पृथ्वीराज चौहान आदि भयंकर हाथी पर सवार होकर आ रहे हैं। आगे सुफना ने कहा कि आपकी सहायता करने के लिए कोई भी सरदार यहाँ पर नहीं है। सुफना ने चारों तरफ नजर उठाकर देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। इस समय लाखन अकेला ही उस जगह पर युद्ध कर रहा था। फिर सुफना ने कहा कि अगर आप कहो तो मैं भूरी हथिनी को यहाँ से घुमाकर वापस युद्ध क्षेत्र से बाहर ले चलूं, क्योंकि अपनी आत्मा का रक्षा हर इंसान को करना चाहिए और अपने धन और अपनी धर्म पत्नी की रक्षा करना मर्यादा और नीति का पालन करना ही है। इसलिए आपको समझा रहा हूँ। हे कन्नौजी राय राजकुमार लाखन, आप कहो तो अभी अपनी भूरी हथिनी को वापस लौटा लेते हैं। सुफना महावत की बात सुनकर लाखन क्रोध से लाल हो गए। लाखन ने कहा, अरे सुफना, क्या तुम्हारी मति मारी गई है? जब मैंने चंदेलों का बात नहीं माना और हमारी माता ने भी हमें बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु फिर भी मैं जंग के मैदान में आया। यह सब जानते हुए भी तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। सुफना, अब जब मैं जंग के मैदान में आ गया हूं, तो अब जंग का यह मैदान छोड़कर मैं वापस नहीं जाऊंगा, चाहे इसके लिए मेरे शरीर की धज्जियां ही क्यों न उड़ जाएं। शरीर तो आज तक किसी का भी नहीं रहा। राजा रामचंद्र भी इस दुनिया में नहीं रहे और ना ही भगवान कृष्ण इस दुनिया में रहे। इस दुनिया में रह गया तो सिर्फ उनका यश ही है जो समय समय पर लोग उन्हें याद करते हैं। तो इस समय मैं समर भगोड़ा कैसे हो सकता हूँ? इस संसार में किसी भी मनुष्य का शरीर चिरकाल तक नहीं बचा। पूरा संसार ही नश्वर है, तो इस नश्वर संसार से क्या मोह करना। आज समर भूमि से अगर मैंने अपना कदम पीछे हटाया तो पूरे जग में हमारी हंसी उड़ाई जाएगी। इसलिए सुफना, ज्यादा मत सोचो और अपनी हथनी को पृथ्वीराज चौहान के सामने ले चलो। अब जब जंग के मैदान में मैं आ ही गया हूँ तो अपने प्राण रणभूमि में न्यौछावर कर दूंगा। यही सूरवीरता तो जगत में गाई जाएगी। जो आज अगर डर कर हम समर भूमि से चले गए तो लोग हमें कायर कहेंगे। लाखन की बात सुनकर सुफना ने हाथी को आगे बढ़ा दिया। इधर पृथ्वीराज चौहान ने जैसे ही लाखन को अपनी तरफ आते देखा तो उन्होंने कूटनीति की चाल चली। पृथ्वीराज ने कहा कि आओ राजकुमार लाखन, हमारे साथ तुम मित्रता कर लो। हमारी बराबरी का सिर्फ तुम ही एक योद्धा हो। हे कन्नौजी राय लाखन, उदल तो एक नीच बनाफर है और तुम एक राजा के पुत्र हो, फिर क्यों उदल का साथ दे रहे हो? क्या तुम्हारी मति मारी गई है? तुम तो 16 माताओं में इकलौता पुत्र हो। क्या तुम्हें अपनी माताओं का भी भान नहीं रहा? इस उदल के मायाजाल में फंसकर बेवजह तुम रणभूमि में अपनी जान गंवाने आ गए हो। हे कन्नौजी राजकुमार लाखन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मेरी बात ध्यान से सुनो और इसे मानो। हमें तो सिर्फ कन्नौज का फिक्र है, क्योंकि अगर आज तुम इस रणभूमि में वीरगति को प्राप्त होते हो तो राजा जयचंद निर्वंश हो जाएंगे और बूढ़े चंदेल राजा जयचंद कहीं के नहीं रह पाएंगे। हे कन्नौजी राजकुमार लाखन, मेरी बातों पर ध्यान दो। मेरे 7 पुत्र इस रण में वीरगति को प्राप्त हुए हैं। महोबा वालों ने हमारा वंश ही मिटा दिया है। पृथ्वीराज चौहान ने लाखन को इधर उधर की बातें कहकर बहुत बहकाने की कोशिश की, लेकिन कन्नौजी राजकुमार लाखन उदल का एक सच्चा मित्र था और वह अपनी मित्रता निभाने के लिए कुछ भी कर सकता था। अतः कन्नौजी राजकुमार लाखन ने पृथ्वीराज से कहा कि महाराज पृथ्वीराज चौहान, यह समर भूमि है, यहाँ पर कूटनीति नहीं करनी चाहिए। तब पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि अभी तुम्हारी उम्र बहुत थोड़ी है, अभी तुम्हारी बुद्धि ने भी विकास नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। हे राजकुमार लाखन, हमारी और तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी तुमसे कुछ अटकी नहीं है जो तुम बार बार रण में अपनी प्राण गंवाने के लिए आ जाते हो। हमने क्या बिगाड़ा है राजा जयचंद और कन्नौज का? हे राजकुमार लाखन, अभी तो तुमने दुनिया का कोई सुख भी नहीं देखा होगा। व्यर्थ में ही अपनी जान गंवाने के लिए रणभूमि में आ गए हो।
आगे पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि जैसे मेरे पुत्र ताहर और नाहर का कोई बराबरी नहीं कर सकता था, लेकिन उनकी उम्र कच्ची थी और आखिरकार वह लोग रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। हे राजकुमार लाखन, अगर तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते तो ना सही, हमें इसका कोई मलाल नहीं है, लेकिन मेरी मानो तो अब तुम इस दल में मत रहो और अपने सैनिकों के साथ कन्नौज लौट जाओ और अपनी प्राण बचा लो। पृथ्वीराज के मुंह से ऐसी बातें सुनकर लाखन बोले, महाराज पिथौरा राय, तुम्हारी बातें सब सत्य हैं, परंतु मैं आपके दल में आ जाऊंगा या आपके कहने से मैं रणभूमि से अपनी जान बचाकर भाग जाऊंगा, इसकी आशा तो मुझसे मत करिएगा, और आप जैसा चाहते हैं वैसा होगा ये तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि उदल मेरा मित्र है और उदल जैसा मित्र पूरे संसार में नहीं मिल सकता। महाराज पृथ्वीराज, आज मैं आपको यह साफ बता देता हूँ कि आज मैं आपसे संयोगिता का बदला जरूर लूंगा, वो भी इसी रणभूमि में। इसमें कोई शंका अपने मन में मत पालना। जब तक मैं दिल्ली के एक एक घर को नहीं लुटवा लेता, तब तक मेरे छाती की जलती हुई अग्नि शांत नहीं होगी। रही बात उदल की, तो उदल मेरा परम मित्र है, मैं अपने मित्र से विश्वासघात नहीं कर सकता। इतना कहते ही राजकुमार लाखन ने अपनी कमान खींच ली और उस पर तीर चढ़ाकर माता पार्वती और महादेव को ध्यान में रखते हुए पृथ्वीराज चौहान पर छोड़ दिया। परंतु इससे पहले कि लाखन का तीर पृथ्वीराज चौहान के परछाई को भी छू पाता, पृथ्वीराज ने लाखन के तीर को अपने तीर से काट दिया। और फिर जब पृथ्वीराज चौहान ने देखा कि उनके समझाने का कोई भी फर्क लाखन पर नहीं पड़ा, तो वह क्रोध से लाल हो गए और उसने भी अपनी कमान पर तीर चढ़ा लिया और पृथ्वीराज चौहान ने तीर चला दिया, परंतु लाखन ने उनके तीर को हवा में ही दो टुकड़े कर दिए। फिर लाखन ने तीर चलाया, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने अपने तीर से लाखन के तीर के टुकड़े कर दिए। दोनों वीर महान धनुर्धर थे, दोनों का कोई सानी नहीं था। जब लाखन तीर चलाता तो पृथ्वीराज चौहान उसकी तीर को टुकड़े कर देते, और जब पृथ्वीराज चौहान तीर चलाते तो लाखन हवा में ही उनके तीर को खंडित कर देता था। पृथ्वीराज चौहान ने 21 तीर साथ में चलाई, जिसे लाखन ने बड़ी सफाई से हवा में ही मार गिराया। लाखन की ऐसी सूरवीरता देखकर पृथ्वीराज चौहान हैरान रह गए। तब पृथ्वीराज चौहान को एहसास हुआ कि यह वही कन्नौज का राजकुमार लाखन है, जिसे किसी का डर नहीं है, जो समर भूमि में कई हाथियों को जमीन पर गिरा चुका है, बड़े बड़े राजपूतों को जिसने रण क्षेत्र में धूल चटाई है। यह वही कन्नौज के राजा जयचंद का पुत्र लाखन है। जिस तरह चमेली और बेला का फूल पूरे बाग को महका कर रखता है, उसी तरह कन्नौज के राजकुमार लाखन के सूरवीरता से पूरा कन्नौज खुद पर गर्व महसूस करता है। भयंकर लड़ाई हुई दोनों सूरवीरों में। धरती आकाश बाणों से पट गया, चारों तरफ सिर्फ तीरे ही तीरे दिखाई पड़ रही थी। रणभूमि में तीरों के कारण अंधेरा हो गया था, परंतु पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है कि जो सिर्फ आवाज पर तीर चला देते हैं और उनका वार नहीं चूकता। ऐसे सूरवीर के सामने लाखन कितनी देर तक टिक पाता है। लाखन अपने जीवन की चरम की लड़ाई लड़ रहा था। उसे यह तो पता था कि पृथ्वीराज चौहान कोई मामूली वीर नहीं है। उनकी सूरवीरता के किस्से चारों तरफ कहे और सुने जाते थे। लाखन तीर चलाता तो पृथ्वीराज उसे काट देते, अगर पृथ्वीराज तीर चलाते तो लाखन उसे काट देता। इसी मारने और खुद को बचाने में एक समय ऐसा आया जब लाखन के तरकस का तीर खत्म हो गया। अब उसे जरूरत थी अपने हौदे से तीर निकाल कर तरकस में रखने की। जैसे ही लाखन और तीरों को निकालने के लिए हुआ कि इतना मौका पृथ्वीराज चौहान को मिल गया और पृथ्वीराज ने अपने कमान से एक ऐसा तीर चलाया जो सीधा लाखन के बख्तरबंद को चीरता हुआ इस पार से उस पार निकल गया और भूरी हथनी पर सवार लाखन अपने हौदे में ही मुरझा गया। और तब तक पृथ्वीराज चौहान को मौका मिल गया और उन्होंने सनासन कई तीर चला दिए और सारे तीर कन्नौजी राजकुमार लाखन के शरीर को भेदता चला गया, परंतु लाखन अपने हौदे में जस के तस खड़े रहे। एक बार तो पृथ्वीराज चौहान को खुद पर भरोसा नहीं हुआ कि इतना तीर शरीर को छेद कर पार कर गया, फिर भी लाखन अपने हौदे में खड़ा कैसे है। अचानक भूरी हथनी ने हरकत किया तो कन्नौज का वीर राजकुमार लाखन अपने हौदे में ही गिर गया
और लाखन अपने जीवन की चरम की लड़ाई करते हुए रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। तभी आसमान में बिजली कड़कने लगी और बादल ने भी अपना रंग बदल दिया। रणभूमि में बादल छा गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई प्रलय काल की बेला आ गई हो। लाखन के वीर गति से पूरे रण क्षेत्र में अफरा तफरी मच गया। इधर उदल जो कि रणभूमि में दूसरी तरफ चौड़ा पंडित से मोर्चा ले रहा था, उसे अपशगुन का एहसास होने लगा। अब उसे लाखन की चिंता सताने लगी, जिससे अब उदल का लड़ाई में मन नहीं लग रहा था। मन बहुत ज्यादा व्याकुल होने लगा। उसे सबसे ज्यादा चिंता लाखन की हो रही थी। रणभूमि में हो रहे अपशगुन से उदल के मन में एक प्रश्न उभर आया। उसने सोचा कि क्या लाखन वीर गति को प्राप्त हो गया? यह प्रश्न उठते ही उसका मन व्यथित हो उठा। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे महादेव, लाखन को सकुशल रखना। तो साथियों, कहानी को ज्यादा लंबा ना करते हुए यहाँ पर विराम देते हैं। लाखन की मृत्यु की खबर पाकर उदल का अगला कदम क्या होता है और इस रणभूमि का अंजाम क्या होता है, यह जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।